नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। सबसे बड़ी बात है कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, सभी लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सहयोग मिल रहा है और बहुत अच्छे तरीके से उसका आप लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। जो चीज़ें मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, तो लौटते हैं आज एक नए टॉपिक के साथ। बहुत ही सुंदर टॉपिक है और वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक देखते रहिए। आज का जो टॉपिक है वह है जैव विविधता हॉट स्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। ठीक, जैव विविधता का मतलब क्या होता है, हॉट स्पॉट का मतलब क्या होता है, आज हम लोग चर्चा करेंगे। भारत में प्रमुख रूप से किन किन क्षेत्रों में जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है और भारत में कितने हॉट स्पॉट हैं जहां पर बहुआयत में पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। विश्व की भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं, लौटते हैं टॉपिक पर कि जैव विविधता हॉट स्पॉट को मेगा डाइवर्सिटी प्रदेश या स्थान भी कहीं कहीं पर आपको लिखा मिल सकता है। अगर मेगा डाइवर्सिटी मिल रहा है तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, मेगा डाइवर्सिटी ही जैव विविधता है। अब ये जो जैव विविधता है, इसमें अगर हम लोग जैव को निकाल दें तो ये बात समझ में आती है कि विविधता और जैव, जैव मतलब जिसमें जीवन हो, लाइफ हो। पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, इन सब में जीवन है, तो ये आते हैं जैव में। विविधता का मतलब है कि वेराइटीज, वहां पर स्पेशली किसी प्लेस में कितनी प्रकार की वेराइटी पाई जाती है, पेड़ पौधों की या पशु पक्षियों की, कीड़े मकोड़ों की, ये जितनी भी चीजें हैं हम लोग इसमें पढ़ेंगे। पौधों के वेराइटीज के बारे में, जंतुओं के और सूक्ष्म जीव, जो एकदम बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिन्हें हम लोग अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते। तो ये चीज हो गया कि बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता हॉट स्पॉट। नॉर्मन मायर एक ब्रिटिश जो है वो वैज्ञानिक थे, इन्वायरमेंट को लेकर के उन्होंने बहुत कुछ किया। उन्होंने इस जैव विविधता हॉट स्पॉट यानी बायोडाइवर्सिटी शब्द का सबसे पहले यूज किया 1998 में। 1998 में नॉर्मन मायर ने इस शब्द का प्रयोग किया, तब ये प्रचलन में आया। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि ये जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, इसमें एलिमेंट्स क्या हैं, बायोडाइवर्सिटी के एलिमेंट्स क्या हैं, यानी कि उनके कारक कौन कौन से हैं, जैव विविधता के कारक कौन कौन हैं। तो पहला है जननिक विभिन्नता, यानी कि जेनेटिक वेरिएशन। किसी भी, आप चाहे वह पेड़ पौधे हों, जीव जंतु हों या पशु पक्षी हों, उनके जेनेटिक वेरिएशन को आप आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन आज के दौर में जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, मनुष्य दिनों दिन फॉरेस्ट को कैप्चर कर रहे हैं, जिससे बहुत सारे ऐसे स्पेसीज हैं, ऐसे जीवधारी हैं, ऐसे बर्ड्स हैं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। अब किसी भी एनिमल का, किसी भी बर्ड का या किसी भी प्लांट का अगली पीढ़ी कैसे बढ़ेगी जब यहां पर जेनेटिक की बात आएगी। तो उसके जो हैबिटेंट हैं, आवास हैं,
अगर वह उसके अनुकूल नहीं होंगे तो ये सीधी सी बात है कि उसकी जो अगली पीढ़ी होगी वह क्या हो जाएगी, नहीं आ पाएगी। तो वो धीरे 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 क्या हो जाएंगे, वो विलुप्त हो जाएंगे, नहीं बचेंगे। तो ये एक है जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है। इसमें बहुत सारा आप देखेंगे इसमें वेरिएशन मिलेगा। अगला जो पॉइंट कह रहा है प्रजातीय विभिन्नता, स्पेसिस वेरिएशन, यानी कि किसी भी क्षेत्र विशेष में कितने प्रकार की प्रजातियां हैं, उनका क्या सिस्टम है, किस तरीके से उनमें अलगाव है। दूसरा, तीसरी बात है कह रहा है कि कालिक विभिन्नता यानी कि टेम्पोरल वेरिएशन। अब देखिए समय, समय का चक्र और समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, सब कुछ बदला है, इन्वायरमेंट बदला है, सॉइल बदला, क्लाइमेट बदला, सारी चीज़ों में बदलाव आया। तो ये स्वाभाविक बात है कि पेड़ पौधों में, जीव जंतुओं में, छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों में भी बदलाव आएगा और ये बदलाव होना भी चाहिए क्योंकि एक सिस्टम है नेचर का जो हर समय एक नहीं रहेगा। तो ये भी है इसमें कालिक विभिन्नता। किस काल में, एक समय, एक ऐसा समय था जिस समय डायनासोर पाए जाते थे, आज वो नहीं पाए जा रहे हैं। आज सबसे बड़ा जानवर में हाथी है, हो सकता है आने वाले कुछ दिनों बाद ये भी नहीं पाई जाए। तो ये क्या है, ये धीरे 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 एक समय के अनुसार जो है कालिक विभिन्नता इसमें आ रही है। तीसरा कह रहा है, चौथा कह रहा है पारिस्थितिकी विभिन्नता, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अब ये जो इकोसिस्टम है इसको थोड़ा सा समझ लेना जरूरी है। इकोसिस्टम का मतलब ये होता है कि जहां से हम चले हैं वहीं पर पहुंचे, इसको कहते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। यानी कोई भी चीज, अगर एक पेड़ है, पौधा है, उसे अगर कोई जानवर खा रहा है, फिर उस जानवर को कोई दूसरा खा रहा है, फिर उसको कोई तीसरा खा रहा है, फिर उसको कोई चौथा खा रहा है, लास्ट में जब वो मर रहा है तो वो क्या कर रहा है, जितना भी उसके शरीर में, बॉडी में जितने भी एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, वो सब क्या कर रहा है, नेचर को दे रहा है। उसके शरीर में पानी है, वो भी वेपर बन के उड़ जा रहा है, इसको बोलते हैं इकोसिस्टम। फिर उस तत्व में, उस पानी से फिर कोई दूसरा जानवर बनेगा, फिर वो भी चलेगा इसी क्रम में, इसी को कहते हैं। तो इकोसिस्टम का भी वेरिएशन है, हर जगह पर अलग अलग इकोसिस्टम पाया जाता है और वहाँ के जीव जंतु उस इन्वायरमेंट को, उस इकोसिस्टम को अडॉप्ट करते हैं। जो नहीं अडॉप्ट कर पाते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो विलुप्त हो जाते हैं, वो जो है खत्म हो जाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि विश्व के जैव विविधता हॉटस्पॉट कहाँ कहाँ पर हैं, ठीक है। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं कि अमेजन बेसिन विश्व का एक बहुत बड़ा जैव विविधता का स्थान है। मलेशिया है प्रायद्वीप, मलेशिया प्रायद्वीप, यहाँ पर भारत की तरफ जाएंगे तो इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब आपको मिलेगा। ये कह रहा है मलेशिया, न्यूजीलैंड है, मेडागास्कर है, दक्षिण अफ्रीका है, उत्तर पूर्व ऑस्ट्रेलिया है, बोर्नियो है, पश्चिम अफ्रीका है, भारत का पश्चिमी घाट है, फिलीपाइंस है, वेनेजुएला है, कोलंबिया है, इक्वेडोर है, पेरू है, बोलीविया है, पूर्वी इंडोनेशिया, एंटिलीज, ब्राज़ील का सेरेडो, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी हिमालय, तस्मानिया, पूर्वी रोम सागरीय प्रदेश, या इसको आप मेडिटेरियन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और पोलिनेशिया तथा माइक्रोनेशियन द्वीप, हवाई द्वीप इत्यादि ये विश्व के बड़े बड़े हॉटस्पॉट हैं, यानी कि जैव विविधता वाले ये जगह हैं, केंद्र हैं। विश्व के मानचित्र में आप लोग इन जगहों को खोजिए और इनके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास कीजिए, फिर आप कमेंट करके हमको बताइएगा। इसके बाद कह रहा है, अब हम लौट रहे हैं भारत के जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में। तो भारत में मुख्यतः 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं।
पहला कह रहा है कि हिमालय क्षेत्र, ठीक है, एक एक को हम लोग देखते जाएंगे और उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। हिमालय क्षेत्र, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा ये हिमालय क्षेत्र, ऊपर का ये हिमालय क्षेत्र, ये यहाँ पर नेपाल है और यहाँ पर यूपी से बॉर्डर लगा है, बिहार से बॉर्डर लगा है, और ये लेकिन ये यूपी बिहार का जो बॉर्डर है ये तराई वाला एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड, यानी इसमें हिमालय का जो उप क्षेत्र है ये आ जाएगा। उत्तराखंड के बाद नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इसीलिए मैंने मार्किंग की है, ध्यान रखिएगा आप। 1 नंबर दिया है मैंने, ठीक है, यहां पर हिमालय एरिया को। 2 नंबर दिया है उत्तर पूर्व भारत को। 3 नंबर दिया है पश्चिमी घाट पर्वत को, ठीक है। तो मैं एक एक को एक्सप्लेन करूंगा, समझाते चलूंगा, बात को आप समझिएगा। यहां पर पहला जो कह रहा है कि हिमालय क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र में एक समृद्ध बायोडाइवर्सिटी है। जो हमारा हिमालय है उसमें एक बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी है, हॉट स्पॉट है। इसमें मैंने बताया एरिया क्या है, ये पूरा का पूरा ये हिमालय का एरिया। यहां पर अकेले हिमालय क्षेत्र में लगभग 10,000 ऐसे पौधों की विशेष प्रजातियां हैं। सोचिए कितने बृहद पैमाने पर वहां पर प्लांट्स पाए जाते हैं जिनकी संख्या 10,000 से अधिक है, और जो उसमें से लगभग 32% वहां के लोकल हैं और वो कहीं नहीं पाए जाते हैं। ये देखिए, ये हॉट स्पॉट जो इंगित करने का जो मेन थीम है, मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं कि जितना भी मैं आप लोगों को बताया कि विश्व में जो भी हॉट स्पॉट हैं बायोडाइवर्सिटी वाले, उसकी विशेषता यह होती है कि वहां पाए जाने वाले पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे ये अन्यत्र कहीं नहीं पाए जाएं। अगर पाए जाएं तो थोड़ी बहुत मात्रा में पाए जाएं, ठीक है। तो मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में 5,000 किस्म के बर्ड हैं, चिड़िया हैं, तो उसमें से जैसे 1,000 और जगहों पर पाया जा सकता है, लेकिन बाद बाकी 4,000 कहीं न पाया जाए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, माने वहां की जो प्रजाति है वो दूसरी जगह न पाई जाए, ये बात है। तो इसीलिए यहां पर हिमालय वाले एरिया में, अपने क्षेत्र हिमालय में, ये कह रहा है कि 10,000 से अधिक पौधों की प्रजातियां हैं, ठीक है। और वहां का जो लोकल है वो 32% है, बाद बाकी दूसरे जगह पर पाई जा सकती है, जो भी वनस्पति हो, पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो। इसके बाद हम आते हैं सेकेंड नंबर पर उत्तर पूर्व भारत। उत्तर पूर्व भारत यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मैंने इसको 2 नंबर दिया है। इसमें आप देख सकते हैं असम है, उसके बाद से मेघालय है, यहां पर आप देख सकते हैं नागालैंड है, मणिपुर है, त्रिपुरा है और मिजोरम है, ठीक है। ये एक समृद्ध हॉट स्पॉट है जैव विविधता का। यहां पर जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी पाए जाते हैं, इसका 50% यहां के ही हैं, वो और कहीं नहीं पाए जाते, ठीक है। इसके बाद हमारे हैं 3rd नंबर पर, यानी पश्चिमी घाट पर्वत। तो देखिए, पश्चिमी घाट पर्वत में ये महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है और केरला है। ये जो कोस्टल एरिया है, पश्चिमी घाट का जो पर्वतीय एरिया है, यहाँ पर एक समृद्ध जो है वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पाया जाता है। यहाँ पर 50%, लगभग 50% यहाँ के स्थानिक पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। मतलब जो भी यहाँ पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं, उनका 50% सिर्फ यहीं पाया जाता है, 50% दूसरे जगह पर पाया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये 3रे नंबर पर हो गया। ये कोस्टल वाला एरिया, मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर इसको ये कर दूं, ये यहाँ पर इस तरीके से ये पश्चिमी घाट माउंटेन है, पर्वत है, ठीक है। यहीं पर ये चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद रहा हिमालय एरिया वाला, तो ये रहा, ये हो गया आपका हिमालय एरिया, ये हो गया हिमालय एरिया हो गया। ये उत्तर पूर्व भारत हो गया, तो ये आपका हो गया टोटल उत्तर पूर्व भारत, ये वाला हिस्सा।
ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक जानकारी ली कि बायोडायवर्सिटी खूब आसान शब्दों में, किताबों से हट करके, किताबी शब्दों को छोड़ करके अपनी भाषा में इसको समझ लेना, हॉटस्पॉट क्या है और बायोडायवर्सिटी क्या है, जैव विविधता क्या है। तो आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर किसी नए टॉपिक पर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।